से स्टोरी नहीं पढ़ेंगे ना तब तक आपको मजा नहीं आएगा। तो अगर आपने विजय सर की मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो भी देखी हो तो उन्होंने पूरा एक स्टोरी की फॉर्म में आप लोगों को समझाया है ताकि आप लोग उस चीज को ग्रैब कर पाए, आपको अच्छे से समझ आ पाए, क्योंकि हिस्ट्री में खुद ही लिखा है हाई स्टोरी, यानी कि स्टोरी के तरीके से आपको समझना है तब आपको समझ आएगा। तो ये तो होगी हिस्ट्री। इसके अलावा दो टर्म हम और यूज करते हैं, एक है प्री हिस्ट्री और एक है प्रोटो हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री क्या है? एक तो है हमारी प्री हिस्ट्री और एक है हमारी प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री कौन सी होती है, प्रोटो हिस्ट्री कौन सी होती है? प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री होती है जिसके बारे में कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, कोई भी लिखित में हमारे पास अवशेष मौजूद नहीं है। गुड मॉर्निंग थायरा, गुड मॉर्निंग जितेंद्र। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री जिसमें हमारे पास नो रिटन एविडेंस, एविडेंस ही नहीं है हमारे पास लिखे हुए। ऐसी कौन सी है जिसके हमारे पास एविडेंस ही नहीं है? तो कौन सी है आपको पता होना चाहिए, जो हमारा पाषाण काल युग है, जो कि आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। पाषाण काल युग, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि पाषाण काल युग किस हिस्ट्री से बिलोंग करता है, प्री, प्रो हिस्ट्री या फिर किसी से भी नहीं, तो आपको कौन सा मार्क करना है? प्री हिस्ट्री। आगे कौन सा है? प्रो हिस्ट्री। प्रो हिस्ट्री में क्या है, हमारे पास रिटन एविडेंस तो है लेकिन हमें यही नहीं पता कि उसमें क्या लिखा है, जैसे कि हड़प्पा संस्कृति, हमारी सिंधु सभ्यता, तो उसके बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप सभी को पता है कि हमारे पास सोर्सेज हैं, रिटन में भी है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा चुका है, उसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा चुका है, वो चित्र और वर्ण दोनों में ही है। तो जिसके रिटन एविडेंस तो है हमारे पास, बट अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा चुका है। तो मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को साथ साथ लेके चल रही हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने बुक्स, जो भी बच्चे नोट्स के से तैयारी कर रहे हैं स्टडी पोर्टल के, उन सभी को पता है, वो आप अपने नोट्स खोल के बैठ सकते हैं, या जिसके पास भी जो भी स्टडी मटेरियल है आप वही ओपन करके बैठ सकते हैं। गुड जुगेश, हाय विक्रांत, यस, ठीक है। तो ये प्रो हिस्ट्री है। तो प्रो हिस्ट्री के एग्जाम्पल कौन सा? हड़प्पा संस्कृति। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है हड़प्पा कौन से का एविडेंस है, तो वो है प्रो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और जो प्री हिस्ट्री का एग्जाम्पल क्या है हमारा? पाषाण काल युग है। तो ये अब हिस्ट्री के बारे में अगर आप लोगों को पता लगाना है तो आप किस तरीके से पता लगा पाओगे? सबसे पहले काफी सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप पता लगा सकते हो। एक तो है फिजिकल एविडेंस हो आपके पास, यानी कि भौतिक अवशेष, ठीक है। कॉइन्स हो वहां के, यानी कि सिक्कों से भी आप पता लगा पाएंगे। इंस्क्रिप्शन, यानी कि अभिलेख, और इसके अलावा क्या है हमारे पास? अभिलेख से हमने पता लगा लिया, हमने कॉइन से पता लगा लिया, भौतिक अवशेष से जो सबसे इंपॉर्टेंट है लिटरेचर्स, साहित्य, ठीक है। तो जब भी हम ये सभी के लिए यूजफुल होगी, जिस भी एग्जाम में आपका जीके का पोर्शन आता है, ये क्लास आपके सभी के लिए ही यूजफुल होगी। तो भौतिक अवशेष की जब हम बात कर रहे हैं फिजिकल एविडेंस की, तो फिजिकल एविडेंस कैसे मिलेंगे? जब हम धरती की खुदाई करेंगे तभी मिलेंगे, चीजें मिलेंगी, जैसे कहीं पे बर्तन मिल जाते हैं, कहीं पे हड्डी, कंकाल, चूड़ियां, कुछ ऐसी चीजें जहां मिलती है वो क्या? फिजिकल एविडेंस। तो हम बोलते हैं टर्म यहाँ पे टीला। टीला हम किसको बोलते हैं? धरती का वो उभरा हुआ भाग जहां पर हम खुदाई करके हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं, फिजिकल एविडेंस मिलते हैं, उसको हम टीला बोलते हैं। अब आप खुदाई कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए ये आपके पास एक टीला है, तो आप इसकी खुदाई कैसे कर सकते हैं? या तो आप इसकी खुदाई इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, इस तरीके से आप इसका कर सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज और इसको हम बोलते हैं लंबवत। अब दोनों खुदाई में क्या डिफरेंस है
कि अगर आप 37 किसी चीज को खुदाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जो एक संस्कृति यहाँ पर मिल रही है, एक ही संस्कृति के बारे में आपको पूरे टाइम के बारे में पता लगेगा लगभग कि एक ही संस्कृति एक काल में किस तरीके की थी अलग अलग जगहों पर। और इस तरीके से आप खुदाई करेंगे तो एक संस्कृति नहीं बल्कि आपको अलग अलग काल में वो संस्कृति मिलेगी। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे याद रखना है। जब आप खुदाई करते हो और उसका हम क्या बोलते हैं, उस साइंस को पुरातत्व विज्ञान, ठीक है। खुदाई करके जो हम चीजें मिलती हैं, उनका एविडेंस होता है, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं, तो उसके बारे में हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी, ठीक है। ये टर्म आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो खुदाई जब हम करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि जो पिछले टाइम पे लोग थे, जैसे हड़प्पा की खुदाई हुई, हड़प्पा के बारे में, पाषाण काल के बारे में, तो उससे क्या पता लगेगा कैसे लोग रहते थे, क्या फसल उगाते थे, क्या खाते थे, घर बना के रहते थे कि नहीं, क्या काम करते थे, व्यापार करते थे कि नहीं, ये सारी चीजें हमें किससे पता चलेंगी, फिजिकल एविडेंस से पता चलेंगी। नेक्स्ट है हमारा सिक्के। सिक्कों से हमें क्या चीजें पता चलेंगी, क्योंकि सिक्के भी हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे पंचमार्क थे, ज्यादातर पंचमार्क, पंच यानी कि उनके पास कुछ मोहर सी थी, जिस भी चीज की बनानी उसके पास पंच किया और वो सिक्का तैयार हो गया। तो पंचमार्क सिक्के भी काफी मौजूद हैं। तो जो सिक्के की जानकारी के बारे में आप जहां पर पढ़ते हैं उस तो क्या बोलते हैं आप, न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्के के बारे में जानकारी के लिए आप क्या बोलते हो, न्यूमिस्मैटिक्स। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। तो सिक्के के बारे में, सिक्के से क्या पता चलेगा, जहां जहां सिक्के होंगे कि वहां पे ट्रेड और व्यापार होता था। अगर एक ही जगह पर एक से अलग प्रकार के हैं सिक्के और दूसरी जगह पर भी सेम प्रकार के हैं, मतलब कि उन दोनों में व्यापार होता था। जैसे हड़प्पा संस्कृति में जो है सिक्के, वो आपको हड़प्पा वाले सिक्के कैसे हैं, ये स्क्वायर में हैं, और जो मेसोपोटामिया वाले सिक्के कैसे हैं, वो सर्कल या फिर ओवल में हैं। तो जब आपको हड़प्पा में ये वाले सिक्के मिलते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि हड़प्पा वाले लोग मेसोपोटामिया वाले लोगों के साथ क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो अलग अलग वंश में, मौर्य वंश है, गुप्त है, आपके अलग अलग में आपको अलग अलग सिक्के मिलेंगे। तो कुछ सिक्कों पे राजा के नाम से कि कितने से कितने का शासन रहा, कोई जीत गया तो उसने अपने सिक्के निकलवा दिए, किसी ने अपनी शादी पे सिक्के निकलवा दिए। तो वो सारी कुछ जानकारी हमें सिक्कों के माध्यम से भी मिलती है। इसके अलावा फिर हमारे पास इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, यानी कि अभिलेख। अशोक के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी कहां से मिलती है, उसके लिखे अभिलेखों के बारे में। कहां कहां पे लिख सकते हैं, या तो आपने कोई स्तंभ है वहां पे आपने लिखवा दिया, ठीक है, सिक्कों पे भी लिखे हुए हैं, लेकिन उससे ज्यादा अभिलेख में ताम्र पत्रों पे आपने लिखवा दिया, ठीक है। इस तरीके से आपने रोप चट्टानों पे लिखवा दिए, ये फिर आपने कोई टेंपल था उस पे आपने लिखवा दिया, या फिर आपने कुछ और अलग से मार्क लगवा दिया, वहां पे आपने लिखवा दिया। तो इन अभिलेखों से भी हमें क्या पता चलता है, इन अभिलेखों से भी हमें पता चलता है उस टाइम के बारे में। जैसे अशोका है या कोई और राजा है, वो उन्होंने अपनी जीत का बखान लिखवा दिया, या उन्होंने अपनी प्रजा को कोई संदेश देना था तो वो उन्होंने अभिलेख के रूप में लिखवा दिया। तो यहाँ से भी हम कैलकुलेट करके, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो कैलकुलेट करके पता लगा पाते हैं, कड़िया जोड़ पाते हैं कि किस टाइम पे क्या कैसा शासन रहा होगा और क्या कुछ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा लिटरेचर में क्या है, लिटरेचर है बेसिकली हमारा साहित्य। साहित्य यानी कि जो भी पुस्तक है, जैसे हमारे वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है, सामवेद है, ठीक है, इनसे, या उपनिषद है हमारे, या कोई भी बुक है, ब्राह्मणास है। तो इन सब चीजों से भी हमें क्या पता चलता है कि उस शासनकाल में कैसा था। तो लिटरेचर से सबसे ज्यादा एविडेंस मिलते हैं। लिटरेचर को हिस्ट्री में सबसे बेस्ट एविडेंस माना जाता है, क्योंकि उससे हमें काफी सारी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। इसमें दो चार जो टर्म आए हैं वो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। एक तो हमने पढ़ी आर्कियोलॉजी, यानी कि पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विज्ञान। तो जो विभाग जो खुदाई करता है, जानकारी प्राप्त करता है, वो है पुरातत्व विभाग। और जिस साइंस से, जिस माध्यम से आप खुदाई करके और उस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हो, वो है आर्कियोलॉजी, यानी कि पुरातत्व विभाग। आगे है सिक्कों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स, कॉइन्स के बारे में जो आपको स्टडी करनी है उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। इसके अलावा एक और टर्म है एपिग्राफी।
एपिग्राफी आप किसको बोलते हैं? एपिग्राफी आप बोलते हैं जो अभिलेख, जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं उसकी स्टडी अगर आप करते हैं तो उसको बोलते हैं आप एपिग्राफी। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? पाषाण काल युग। ये जो एविडेंस है, जैसे कि सिक्के कहाँ पे कितने मिले या क्या हुआ, या कौन सी पुस्तक कहाँ पे मिली, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी है, या फिर और भी जो चीनी आती है, जैसे फायान आया, किसके शासनकाल में आया, तो ये सारी चीजें हम जो शासनकाल आएगा, जो टॉपिक आएगा उसमें हम कवर करते हुए चलने वाले हैं। आदि मानव या फिर पाषाण काल युग। पाषाण काल युग के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट देखनी है यहाँ पे। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं, 3 चीजों से ही हम बेसिकली इसको पढ़ने वाले हैं पाषाण काल युग से, कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वहां पे। ठीक है, ये पाषाण काल की बात हो रही है, तो किस टाइप के स्टोन्स किस शासनकाल में मिलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फिर थर्ड, वहां के जो लोग थे वो कैसे जीवन जीते थे, उनका जीवन जो उनकी लाइफ थी वो कैसी थी, कैसे रहते थे, क्या कुछ करते थे। तो इन 3 चीज आपको इस पाषाण काल युग में हर एक टॉपिक से आपको पता होनी चाहिए, तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो पाषाण काल युग हमारा बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 3 भागों में बटा है। कौन कौन सा युग? एक तो हमारा पूरा पाषाण काल, एक हमारा मध्य पाषाण काल, और उसके बाद हमारा क्या है? नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। दिस इज पैलियोलिथिक, ये मेसोलिथिक, ये नियोलिथिक। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल 3 में विभाग है। अब इसको और थोड़ा सा बांट देते हैं, निम्न, मध्य और उच्च, 3 भागों में इसको हमने बांट दिया है। ठीक है, तो अब जब हम किसी भी जमीन की अगर हम खुदाई करते हैं, आपसे अगर ये पूछा जाए इसमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन है, तो सबसे ओल्डेस्ट है आपका पूरा पाषाण काल युग। तो जैसे एक तो ये जरूरी नहीं है कि जब आप धरती की खुदाई करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लेवल मिल गया, यहाँ पे दूसरा लेवल मिल गया और यहाँ पे तीसरा का, मतलब आप इसको ये नहीं बोल सकते यहाँ पे पूरा पाषाण है, यहाँ पे मध्य है और यहाँ पे नव है, ऐसा नहीं होता है। तो ये बिल्कुल ऐसे सटीज में या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि कोई संस्कृति यहाँ पे पहले आ गई तो इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है, या फिर इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है, तो किसी भी तरीके से ये शेप आपकी बन सकती है। तो जो पहले खुदाई होगी वो सबसे ऊपर वाली होगी। तो मतलब अगर कोई खुदाई करके पहले चीज मिली है तो वो जी पहले हड़प्पा है, फिर उसके बाद कोई खुदाई करके चीज मिली है तो नव पाषाण है, उसके बाद है मध्य पाषाण, उसके बाद है पूरा पाषाण। तो जब हम जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे उस तरीके से हमें ओल्डेस्ट जो भी संस्कृति रही, जो भी सभ्यता रही, उसके बारे में हमें जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। अब हम पूरा पाषाण काल की बात करते हैं। पाषाण क्या है? बेसिकली पाषाण का मतलब ही है स्टोन, यानी कि पत्थर के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो पाषाण काल के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसको हमने 3 भागों में बांटा है, निम्न, मध्य और उच्च पाषाण काल। तो जो निम्न पाषाण काल है सबसे पहले वो बहुत पुराना है। सबसे पुराना कौन सा है? निम्न पूरा पाषाण काल युग है। इस पाषाण काल युग में हमने बात किया कि हम स्टोन, लाइफ और इंपोर्टेंट साइट्स देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं लाइफ कैसी थी यहाँ पे। यहाँ के लोग क्या करते थे? हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे। मतलब लोग यहाँ पे क्या करते थे? शिकार करते थे और जो भी खाना था उसको स्टोर करके रखते थे, या जो बच गया उसको फेंक देते थे, इस तरीके से। तो हंटिंग और गैदरिंग यहाँ पर इन लोगों का लाइफ थी। हंटिंग एंड गैदरिंग ही यहाँ पे थी और हंटिंग एंड गैदरिंग ही यहाँ पे थी। तीनों पाषाण काल युग में आपकी निम्न, मध्य, उच्च, पूरा पाषाण काल युग में यही रही कि लोग शिकार करना पसंद करते थे और खाद्य संग्रह करते थे। अगर हिंदी में आप बिल्कुल करेक्ट वर्ड ढूंढेंगे तो खाद्य संग्रह करते थे और हंटिंग, शिकार करते थे यहाँ के लोग। स्टोन्स कैसे मिलते थे? निम्न पाषाण युग में आपको
क्वार्टरजाइट मिलता था। इसलिए इस संस्कृति को हम क्वार्टरजाइट भी बोलते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल युग को। इसमें क्या है, इसमें आपको जो स्टोन है वो बिल्कुल एज इट इज यूज कर लिया, जैसे कि अब आज स्टार्टिंग में मानव आया है, उसको अभी कुछ जो जानकारी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, उसको जो पत्थर दिखा उसने एज इट इज लिया और उसी से किसी जानवर को मारा, उसी से उसने कोशिश करी मारने की, उसी से शिकार किया। तो यहाँ पे जो पत्थर का स्वरूप था वो बेसिकली एक ओरिजिनल फॉर्म में जिसको जिस भी तरीके का पत्थर मिल गया वही था यहाँ पे। तो ये क्वार्टरजाइट हम इसको बोलते हैं। इसमें जो दो संस्कृति यहाँ पे आई हैं, एक है हमारी सोहन घाटी और एक हमारी मिलती है बेलन घाटी के पास। तो यहाँ पे जो पत्थर है हम इसको तो बोलते हैं सबसे पहले पेबुला, और यहाँ पे जो हमारी बेलन घाटी है इसको हम बोलते हैं एक तो चोपर, और यहाँ पे हैंड एक्सेस। तो सबसे पहले अगर पूरा पाषाण काल युग की बात करें तो सबसे पहले किसने खोज की थी, 1863 में खोज हुई थी, और रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले खोज की थी 1863 में पाषाण काल युग की। ठीक है, पाषाण काल युग की। तो निम्न पाषाण काल युग में जो मैंने आपको पत्थर बताया वो एज इट इज यूज होता था। तो सबसे पहले जो है चॉपर यानी कि किसी चीज को चॉप करने के लिए। तो सोहन घाटी में, सोहन घाटी कहाँ है, पंजाब में आपको मिलती है, पंजाब सोहन घाटी में। इसके अलावा हैंड एक्सेस आपको कहाँ पे मिली, बेलन घाटी में। बेलन घाटी आपकी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपने मिर्जापुर का नाम सुना होगा, मिर्जापुर के पास है। तो साइट्स भी आपकी यहाँ पर होगी। हम इंपोर्टेंट साइट्स की बात करें, सबसे पहले तो सोहन घाटी, बेलन घाटी। तो ये ज्यादातर आपका कहाँ एरिया था, आपके रिवर के नजदीक में आपका ये एरिया था। तो ये क्लास आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, आपके हर एक एग्जाम, चाहे आपका सीटेट है, यूपी टेट, एसटेट या फिर आपका केवीएस, DSSB, एलबीएस, हर एक एग्जाम के लिए, यहाँ तक कि आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जिस भी एग्जाम में आपका जीके का क्वेश्चन आता है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेलन घाटी हो गई, सोहन घाटी होगी। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि तीनों ही पाषाण काल युग के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो वो मिलते हैं यूपी के आदमपुर में, जो बेलन घाटी के पास है। तो इसको आपने याद रखना है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पूरा पाषाण काल युग, मध्य पाषाण काल युग और नव पाषाण काल युग, तीनों के तीनों पाषाण काल के साक्ष्य अवशेष कहाँ मिलते हैं, तो वो कहाँ मिलते हैं आपको, बेलन घाटी में, यहाँ पर मिलते हैं। बेलन घाटी में इसका नाम है वो क्या है, आदमपुर जगह पर मिलते हैं, यूपी के मिर्जापुर के पास, ये आपको मिलते हैं। तो पूरा पाषाण काल युग के शारीरिक अवशेष, मनुष्य के शारीरिक अवशेष यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिले हैं। तो फिजिकल एविडेंस जो आपके अगर हम बात करें मानव का, तो वो यहाँ पर नहीं है। यस, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हिमांशु। ठीक है, तो निम्न पाषाण युग में हंटिंग और गैदरिंग होता था। जिस पत्थर के हम औजार बनते थे वो क्वार्टरजाइट, दो तरीके के चॉपर और ये हैंड एक्सेस, ये यहाँ पर फेमस थी। तो सोहन घाटी, बेलन घाटी फेमस है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है, मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका आपको वहां पर मिल जाएगी, और ये आपको याद रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है आपकी निम्न पाषाण काल युग की। मध्य में क्या होगा, हंटिंग और गैदरिंग ही कर रहे हैं, साइट्स भी वही है, एक दो और एडिशन हो जाएंगे। ठीक है, भीमबेटका जैसे वहां पर और एक दो जगह आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्वार्टरजाइट था, यहाँ पे हमारी क्या है, फ्लड। यहाँ पे चर्ट के आपके यहाँ पर आ जाएंगे जैस्पर, चर्ट, फ्लक, ये क्या है, इसके आपके पत्थर बनने शुरू हो, औजार बनने शुरू हो जाएंगे मध्य में। अब जैसे आदि मानव ने क्या देखा, ये देखा कि वो जो शिकार कर रहा है किसी पत्थर को उठा के, उससे क्या है कि एग्जैक्टली शिकार नहीं लग रहा, अब उसकी जान को जाने का भी खतरा है। तो उसने इसको थोड़ा सा तोड़ फोड़ के एक औजार सा बनाने का कोशिश की, और किससे बनाई, चर्ट, फ्लक और जैस्पर से। तो ये यहाँ पर इसकी स्टोन्स की क्वालिटीज हैं। और अगर उसमें हम चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बनाई, यहाँ पर उसने और भी आसानी से ब्लेड के रूप में उसने बनानी शुरू कर दी, छेदनी, बेदनी, किसी भी चीज पे टिक करने के लिए कि वहां से उस चीज को वो भेद पाए, ये यहाँ पर हो गया। तो हंटिंग गैदरिंग तीनों में रहे,
रहेगा, यहाँ पे क्वार्टरसाइट है, यहाँ पे चटफ्लग, जैस्पर और ब्लेड है। इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी रहेंगी? मध्य प्रदेश में भीमबेटका आपको याद रखनी है, पंजाब में बेलन घाटी आपको याद रखनी है, और उत्तर प्रदेश में आपको जो है उत्तर प्रदेश में आपको बेलन घाटी और पंजाब में आपको सोहन घाटी, ये आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो जो भी बच्चों की नोट्स की क्वेरी है, नोट्स के लिए मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर बताया है 8447410108। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके नोट्स ऑर्डर बुक कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए यहाँ पर नोट्स अवेलेबल है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया दोस्तों निम्न प्रांत। इसके अलावा कौन कौन से, जैसे राजस्थान में डिडवाना है आपका, ठीक है, और इसके अलावा आपका पल्लवरम अतिरपक्कम, ये कहाँ पे है आपकी तमिलनाडु में। तो अतिरपक्कम की में वहां पर जब खुदाई हुई तो वहां पे हैंड एक्सेस मिली है, कुल्हाड़ी मिली है, तो ये आप याद रख लेना अतिरपक्कम, यहाँ पे हैंड एक्सेस मिलती है पूरा पाषाण काल युग की। तो ये तो हमारा हो गया पूरा पाषाण काल युग। अब हम बढ़ते हैं अपने मध्य पाषाण काल युग के साइड। कुछ साइड है जैसे भीमबेटका है, आदमपुर है, तीनों में ही आपको मिलेगी। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल युग में क्या होता है, अब यहाँ पे पत्थरों को और छोटा छोटा करके औजार बनाने शुरू किए, और जो छोटे छोटे पत्थरों के औजार यहाँ पे बनाने के सूक्ष्म पत्थरों के, उसको हम बोलते हैं माइक्रोलिथ्स। ठीक है, माइक्रोलिथ्स हम बोलते हैं। जो औजार बने वो और भी छोटे छोटे पत्थरों के बने हैं, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं माइक्रोलिथिक्स। अब मीसोलिथिक जो है उसमें लाइफ कैसी थी, हंटिंग और गैदरिंग ही थी। ये जो मीसोलिथिक है, जो आपका मध्य पाषाण युग है, बेसिकली ये पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच का टाइम है। यानी कि हंटिंग और गैदरिंग यहाँ पे थी, और यहाँ पे जाके लोगों ने क्या कर दिया था, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था, जीव जंतुओं को पालना, डोमेस्टिफिकेशन शुरू हो गई थी। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि खेती का आरंभ कब से प्रारंभ हुआ, तो प्रारंभ अगर पूछा जाए तो दोस्तों मीसोलिथिक में हुआ, और अगर ये पूछा जाए कि किस पाषाण काल युग में खेती और जीव जंतु को पालना होता था, तो उसका आंसर होगा नियोलिथिक। होता कब था, नव पाषाण युग में। आयरन कब हुआ, मीसोलिथिक में। तो ये आप क्वेश्चन जब भी पढ़ेंगे बड़ा ध्यान से पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। ठीक है, तो माइक्रोलिथिक्स ये तो हो गए हमारे स्टोन टाइप हो गए। लोग क्या करते थे, जीवन लाइफ कैसी थी, मैंने आपको बता दिया है, हंटिंग गैदरिंग से स्टार्टिंग हुई, और जो मीसोलिथिक थी उसके एंड तक आते आते लोगों ने खेती करना और डोमेस्टिफिकेशन यानी कि जीव जंतु को पालना शुरू कर दिया था। इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं मीसोलिथिक की, अब उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, नर्मदा घाटी, इन सब जगह पर भी लोगों ने आना शुरू कर दिया था। तो मीसोलिथिक में आदमगढ़, भीमबेटका, आपका बागोल, महारगढ़, पायसरा, ये सारी जानकारी आपकी आ जाएगी। अब करते हैं नव पाषाण काल युग। नव पाषाण काल युग में काफी सारी चीजें हो गई, जैसे कि हंटिंग तो वो कर ही रहे थे, गैदरिंग भी कर रहे थे। अब पत्थरों के औजार उन्होंने और भी पॉलिश बनाने शुरू कर दिए। पॉलिश स्टोन टूल थे, यानी कि जो औजार बन रहे थे वो और भी चमकदार थे और छोटे थे और मजबूत थे। तो यहाँ पे उनका शिकार करना आसान हो गया, आसानी से हो गया। अब शायद उन्होंने यहाँ पे ये भी देख लिया कि कोई पौधा है उससे बीज गिरता होगा, फिर कोई नया पौधा कैसे बन रहा है, तो वो उन्होंने खाने की चीजें ढूंढ ली। तो यहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर भी शुरू कर दिया, खेती बाड़ी शुरू कर दी। इसके अलावा डोमेस्टिफिकेशन यानी कि जीव जंतु को पालतू बनाना। तो सबसे पहला जानवर जो पालतू बनाया गया वो कौन है, डॉग। ये आपको आंसर याद रखना है। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड इन स्टोन एज, आंसर इज डॉग। कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया, कुत्ते के बाद फिर बिल्ली को भी बनाया गया। तो इस तरीके से उन्होंने और जीव जंतुओं को भी बनाना शुरू किया, लेकिन सबसे पहले अगर पूछा जाए तो डॉग के बारे में आपको आंसर पे टिक करना है। तो जीव जंतु को पालना शुरू कर दिया, खेती करनी शुरू कर दी, पॉलिश स्टोन हो गए, हंटिंग और गैदरिंग कर दी। यहाँ पे एक और चीज का आविष्कार हुआ, व्हील, पहिए का आविष्कार भी आपका यहीं पे हुआ। तो ये सारी चीजें आपकी हुई नव पाषाण काल युग में, इसीलिए आपका नव पाषाण काल युग जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। तो नव पाषाण काल युग में आपकी बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। गुड मॉर्निंग प्रेम।
बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान से मेहरगढ़, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में आपको साक्ष्य मिल जाएंगे कि वहां पे एग्रीकल्चर भी होता था और वहां पे शव भी मिल जाएंगे कि आदमी भी यहाँ पर रहते थे। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पाषाण काल में सबसे पहले गेहूं के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, गेहूं कहाँ पे उगाया गया, तो आंसर है मेहरगढ़। गेहूं के बारे में यहां से मिलता है। अगर अब आपसे ये पूछा जाए सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, चावल के, और सिर्फ यहीं पे नहीं, इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे पहले कहाँ मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में चावल के साक्ष्य मिलते हैं, आदमपुर में। ये आपको याद रखना है कि आदमपुर में, सॉरी कोल हिडवा में, ये इलाहाबाद के नजदीक कोल हिडवा में आपके क्या मिलते हैं, सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पे जो क्या थी आपकी जो फसल है कौन सी उगाई जाती थी, गेहूं हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया, तो इस तरीके से आपकी काफी सारी फसल यहाँ पे उगानी शुरू हो गई थी। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर नवपाषाण काल युग में शुरू हो गई थी। गुड मॉर्निंग साहिल। ठीक है, इसके अलावा कश्मीर की दो फेमस हैं, एक तो क्या है बुर्ज होम, बुर्ज होम यानी कि इसका मतलब अगर पूछा जाए तो क्या है, बुर्ज वृक्ष का स्थान। एक है आपकी गफराल, गफराल का मतलब है कुम्हार की गुफा। बुर्ज होम में क्या मिलता है, बुर्ज होम में आपको साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पर युग्मित शव आपको मिलते हैं बुर्ज होम में। बुर्ज होम में क्या है कि जो आपको शव मिलता है वहां पर पालतू जानवर भी साथी में है, यानी कि आदमी और उसके साथ में कुत्ते का शव भी आपको मिलता है। और बुर्ज होम में जो लोग रहते थे वो गड्ढा बनाकर बुर्ज होम में लोग रहते थे। ठीक है, गफराल की बातें करें तो यानी कि कुम्हार की गुफा, यहाँ पे क्या मिलते हैं, कुम्हार से बनाई चीजें, जैसे कि आपको सिलबट्टा मिल गया, आपके बर्तन यहाँ पे मिल गए, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलेंगी, गफराल में आपको ये सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हड्डी से बनी हुई चीजें, हड्डी के औजार या मर्द भांड जो कि मिट्टी के बर्तन आपको यहाँ पे गफराल से मिलेंगे। इसके अलावा एक है आपका चिरान, ये कहाँ है आपका, बिहार में। चिरान में क्या मिलता है, सबसे ज्यादा अगर हड्डी के औजार मिलते हैं तो वो कहाँ मिलेंगे, चिरान में मिलेंगे। हड्डी के औजार सबसे ज्यादा पूछे जाए कहाँ मिलते हैं तो बिहार के चिरान में। इसके अलावा यहाँ पर क्या मिलेंगे, मृत पान यानी कि मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर मिलेंगे आपको। उत्तर प्रदेश की और दो साइड है, वो है मगहरा और चौपानी मांडू। मगहरा चौपानी मांडू, ये कुछ साइट्स हैं यूपी की, उत्तर प्रदेश की, ये आपको याद रखनी है यहाँ पे। यस मंजू, कंप्लीट होगा, कंप्लीट सिलेबस 3 महीने का, अप्रैल मई जून कंप्लीट आपका सिलेबस होगा। आपके हर एक एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ से भी आपके मिट्टी के बर्तन मिलेंगे और यहाँ पे क्या मिलेंगे, चौपानी मंडो में मिट्टी के बर्तन और मगहरा में यहाँ पे आपको गोलाकार झोपड़ियों में रहने वाले लोग इस तरीके से मिलेंगे कि झोपड़ियों में लोग रहते थे, वो साक्ष्य आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा और कौन सी साइट है, हमने पाकिस्तान की बात कर ली, मेहरगढ़, कश्मीर बुर्ज होम, गफराल, उत्तर प्रदेश कोल हिडवा, मगहरा, चौपानी मांडो, बिहार में चिरान। इसके अलावा कर्नाटक में टिकली हिल, संगम कल्लू। कर्नाटक में जो ज्यादातर क्षेत्र है वहां पे जो फेमस है वो राग के टीले मिले हैं, टिकनी हल और संगम कट्टू, ये आपकी चीजें मिली हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, महाराष्ट्र में और राजस्थान। महाराष्ट्र में हम बोलते हैं जोरवे संस्कृति। अब इसके में क्या होता है, कोई भी जगह पर सबसे पहले जो जगह मिली और वहां पे जो खुदाई उससे जो चीजें मिली उससे पता चला, उसी का नाम होता था। जैसे हड़प्पा संस्कृति में या सिंधु सभ्यता संस्कृति में हम बात करें तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई, तो हमने उसका नाम क्या रख दिया, हड़प्पा संस्कृति। यहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे पहले जोरवे की खोज हुई, तो यहाँ पे हमें इसको जोरवे संस्कृति मिल गया। और इसके अलावा इसमें इनाम गांव, दैमाबाद, पुणे, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं जोरवे संस्कृति में। तो जोरवे में बेसिकली ग्रामीण सभ्यता है, लेकिन धीरे धीरे नगरीय सभ्यता के कुछ कुछ साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ पे, इनाम गांव और दैमाबाद में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको गेहूं, यहाँ पे केसरी के साक्ष्य भी आपको मिलते हैं। अब बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान की संस्कृति को हम क्या बोलते हैं, अहीर संस्कृति। तो अहीर यहाँ पे मिला आपको, और इसके अलावा और कौन सा मिला है आपको,
ये आपको कुछ है जो आपको याद रखनी है। अब इसके बाद कौन सी आई हमारे पास, ताम्र पाषाण का युग। इसके बाद अगर सबसे पहली मेटल पूछी जाए, सबसे पहली मेटल पूछी जाए ताम्र पाषाण का युग, सबसे पहली मेटल जो मिली ताम्र यानी कि तांबा यानी कि कॉपर, पाषाण मतलब स्टोन। तो ये क्या है, कॉपर भी था स्टोन भी था, लेकिन प्रमुख कौन सा था, इंपॉर्टेंट कौन सा था, वो आपका कॉपर था। कॉपर यहाँ पे ज्यादा मिला। तो सबसे पहली जो धातु मिली, मेटल मिली, उसका नाम क्या है, कॉपर है, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, डेली 10 बजे ही क्लासेस होगी, आपको टाइम टेबल आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी मिल जाता है। तो जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं, हाँ मैंने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप के पे, तो अगर आप जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं, अपना नाम 8447410108 इस पर अपना नाम और अपने एग्जाम का नाम लिख के इस पे सेंड कर दीजिए, आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो ताम्र पाषाण का युग में कॉपर प्लस स्टोन दोनों का ही मिक्सचर है, और सबसे पहले जो मिली वो है कॉपर। तो बच्चे तांबा और लोहे दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, जो मिलता है वो सबसे पहले क्या है, कॉपर तांबा, इसको आपने याद रखना है। तो कुछ जगह पर क्या होगा, अब इसके बाद क्या आएगा, हमारा हड़प्पा संस्कृति आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे क्राफ्ट्स वाले लोग ज्यादा आ गए। अब देखो, जब पहले क्या था, लोग शिकार कर रहे थे, भोजन को इकट्ठा कर रहे थे। अब उन्होंने धीरे धीरे ये देख लिया कि हम रह सकते हैं इस जगह पर, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, पालतू जंतुओं को अपना पालतू बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब क्या रखेंगे, अब खेती हो गई, खेती अच्छे से हो रही है, खाने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो अब और जो और काम है उनकी तरफ उनका ध्यान जाएगा। तो जैसे यहाँ पर कॉपर मिला, तो कॉपर स्मिथ आ गई। कॉपर स्मिथ यानी कि जैसे गोल्ड स्मिथ होता है, सुनार सोने का काम करने वाला, इसी तरीके से कॉपर की जो औजार वगैरह बनाएंगे उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉपर स्मिथ यहाँ पे बोल रहे हैं। ये हो गया सेटल्ड लाइफ हो गया। सेटल लाइफ कैसे होगी, यानी कि पहले क्या थे, वो नोमैडिक थे, यानी कि घूमते फिरते रहते थे, नोमैडिक थे, एक जगह से दूसरे स्थान पे खाना की तलाश में, इस तरीके से। अब उनको एग्रीकल्चर आगे है, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, खेती की सारी चीज मिल सकते हैं, खाने पीने का इंतजाम हो गया, तो उनकी लाइफ भी सेटल हो गई है। व्हील का आविष्कार ऑलरेडी पहले ही हो चुका था, डोमेस्टिफिकेशन वो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एग्रीकल्चर भी है उनके पास और जंतुओं को भी पालतू बना रहे हैं यहाँ पर। तो उनकी लाइफ एक तरीके से यहाँ पर क्या होगी, कॉपर एज में, कॉपर ताम्र पाषाण का युग में, इसको हम क्या बोलते हैं, चाल्कोलिथिक। इंग्लिश वाले बच्चे इसको बोलेंगे चाल्कोलिथिक एज। ठीक है, चाल्कोलिथिक एज। तो यहाँ पे अब उनके पास क्या होगा, उनको टूल्स और बनाने लगे। अभी तक तो क्या था, स्टोन के बना रहे थे, अब किस चीज के बनाने लगे, अब वो कॉपर के बनाने लगे। ठीक है, हालांकि अभी तक कांसा नहीं आया है, जब कॉपर में वो टीन को मिला देंगे तो ब्रॉन्ज आ जाएगा, वो हमारा आएगा हड़प्पा संस्कृति में, वो हमारा अभी यहाँ पर नहीं आया है। संस्कृति मैंने आपको बताई दी है, महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति ग्रामीण सभ्यता थी, हालांकि नगरीय सभ्यता आपको कहाँ मिलेगी, इनाम गांव दैमाबाद में, ये आपके सब महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, और राजस्थान में आपको याद रखना है अहीर और गिलुन। अहीर और गिलुन ये संस्कृति आपको कहां पे मिलेंगी, राजस्थान में मिलेंगे, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो आप इनके पास औजार हो गए हैं, तो इनका एग्रीकल्चर और बेटर हो जाएगा, और अच्छा एग्रीकल्चर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉपर के टूल्स भी इनके पास आ गए, तो उनका वो यूज कर पाएंगे। अब खाना बन गया, खाने का इंतजाम हो गया, खाना पकाने के लिए भी बर्तन चाहिए, तो अब यहाँ पे मर्द भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन बने यूज हो जाएंगे, क्योंकि खाना पकाने के लिए भी चाहिए और खाने को स्टोर करने के लिए भी चाहिए। तो जैसे ही जो जो जरूरत पड़ती जाएगी, लोग उस तरीके से बनाते जाएंगे। तो मर्द भांड की आवश्यकता कब पड़ी, पहले तो उनके पास क्या खाने को ही नहीं था, जो खाया शिकार किया, मिल गया, खा लिया, हो गया जी। अब उनको एग्रीकल्चर पता चल गया, खेती हो रही है, तो अब वो सेटल हो गए, तो अब वो मर्द भांड बनाएंगे, यानी कि रहेंगे वहीं पे, चीजें स्टोर करेंगे और खाने के लिए भी मर्द भांडों का प्रयोग होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा और क्या होगा यहाँ पे आपको मातृ देवी और सांप। अब मिट्टी के बर्तन बनाए तो मिट्टी की मूर्तियां भी यहाँ पे, मातृ देवी के भी आपको साक्ष्य मिल जाएंगे। मातृ देवी यानी कि उनको खाने को मिल रहा है, किससे, धरती से मिल रहा है, तो उसको भी वो पूछते हैं। तो आपको मातृ देवी और सांप यहाँ पे इनके बारे में, उनके बारे में आस्था उन्होंने जलनी शुरू हो जाएगी।
जाएगी, तो उन लोगों के बारे में यहाँ पर आकृतियां मिलेंगी। तो इसका मतलब ये है कि वो माता देवी की पूजा करते थे और सांड की भी पूजा करते थे। ठीक है, और मिट्टी के बर्तन बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, चाक से बनाएंगे, यानी कि कुम्हार भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, कुम्हार भी का भी प्रोफेशन यहाँ पर शुरू हो गया है। तो ये था दोस्तों आपका क्या है, ये आपका ताम्रपाषाण काल युग। अब यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको और क्या चीज मिली है, जो उनके दफनाने का शव की जो चीजें हैं वो देख लेते हैं किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे क्या होता था, जैसे ही कोई शाह या दाह संस्कार होता था वो कैसे करते थे, 3 तरीके से करते हैं। एक तो ये सोचते थे कि जो भी इंसान मर गया तो उनको बर्तन भी दे दो, तो जो भी चीज मिलेगी वहां पे आपको शव के साथ साथ बर्तन भी मिल जाएंगे कई जगहों पर, कि बर्तन या कहीं पर पालतू कुत्ता साथ में मिल जाएगा, तो इस तरीके से वो साथ में ही दफना लेते थे। इसके अलावा एक टर्म यहाँ पर यूज होती है मेगालिथ। मेगालिथ क्या है कि कोई भी जैसे शव है इसको दफनाएगा, अब इसके चारों तरफ है ना पत्थर लगा देते थे, लंबे लंबे कब्रिस्तान में ये पत्थर लगा देते, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेगालिथ बोलते हैं। ठीक है, मेगालिथ इसको यहाँ पर हम बोलते हैं। अब 3 तरीके से तो बर्तन, अब बर्तन भी यहाँ पर इनकी प्याली या गोल गुलाई करने वाले बर्तन और ढक्कन, ये चीजें यहाँ पर आपको मिलती हैं। तो मेगालिथ हो गया। दाह संस्कार 3 तरीके से होता है, एक तो पूर्ण, एक आपका आंशिक, एक पूर्ण है आपका, एक आंशिक है, और एक भी आपका क्या है, अंत्येष्टि। क्या करते थे, पूर्ण में क्या करते थे कि जैसे किसी की डेथ हो गई उसको पूरा जलाया, और जला के जो राख बच गई उसको वो एक कलश में लेकर और धरती में काट देते थे, ये तो हो गया पूर्ण वाला। और जो आपका ये है आंशिक, आंशिक में क्या करते थे, क्योंकि कोई भी अगर किसी की भी डेथ हो गई है तो उसको छोड़ देते थे, जीव जंतु ने जितना खा लिया उतना खा लिया, जो बाकी बच गया उसको वो यहाँ पर पूरा आंशिक कर देते थे, अंत्येष्टि पूरा ही दबा देते थे कब्रिस्तान के रूप में। तो ये 3 तरीके के दाह संस्कार यहाँ पे फेमस थे। तो आपको हिंदू सभ्यता और जो आजकल इस्लाम वाली दोनों ही सभ्यता आपको मिल जाती है। हिंदू सभ्यता में क्या होता है, जलाते जाता है शरीर, जो राख बच जाती है वो उसको कलश में डाल के वो दबा देते थे, तो इससे मिलता है आपका हिंदू सभ्यता। अंत्येष्टि जो आपका पूरा धरती में ही पूरा शव को दबा देते थे, गड्ढे खोद के दबा देते थे, उसको क्या बोलते हैं, वो इस्लाम वाली संस्कृति हमारे पास आई है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। किसी का कोई डाउट और कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हिंदी में बोला है और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मैंने यूज की हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि अगर आप स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। तो जिन बच्चों के पास भी स्टडी मटेरियल है, आप अपना स्टडी मटेरियल अपने साथ रखें। जब भी आपकी क्लास हो रही है सारा आपके नोट्स का अकॉर्डिंग कवर है। कई बार क्या हो सकता है आपको लगे कि यार मैम कुछ ज्यादा ही बता रही है किसी टॉपिक पे, इतना स्टडी मटेरियल में नहीं है, तो जो भी एग्जाम के लिए भी आपने लिया है वो उसके अकॉर्डिंग इनफ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके हर एक एग्जाम कवर हो जाए, तो जिस भी एग्जाम में आपका जितना क्वेश्चन आता है वो सारा कवर हो जाए, और आपको ज्यादा चीजें सीखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो नोट्स को हमेशा लेके बैठे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है आपको भी पढ़ना है तो आप उस नोट्स में अपना नोट डाउन करते हुए चलें। तो सारे आई होप मैंने आप सब लोगों के डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। तो अभी भी कोई बच्चा बच गया है तो अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने एग्जाम का नाम इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाए कि कौन सी क्लास कितने बजे है। आई होप मैंने सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए जो हमने देखा कि बेसिक्स एंशिएंट हिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है, इसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक था पाषाण काल युग हमने कंप्लीट किया है। तो पाषाण काल युग कंप्लीट करने के लिए आपको इंपोर्टेंट साइट्स देखनी है, कौन कौन सी इंपोर्टेंट साइट्स है, कैसे वहां के लोग रहते थे, कैसे उनकी लाइफ थी वो देखनी है, और किस टाइप के औजार बनते थे वो चीजें देखनी है। उसके साथ ही हमने ताम्र पाषाण काल युग भी यहाँ पर खत्म कर दिया है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा स्पीड में ही चलेंगे, स्टार्टिंग से थोड़ी सी धीरे धीरे फिर स्पीड बनाएंगे, ताकि आपका ये जो पूरा का पूरा कोर्स है, जो पहली बार बच्चा है मैं उन सबको बता दूं, आज ही से फर्स्ट क्लास शुरू हुई है और अप्रैल टू जून आपका कंप्लीट लेक्चर, कंप्लीट सिलेबस आपका कवर होगा। आपका हिंदी का पोर्शन, आपका इंग्लिश, आपका ईवीएस, मैथ, साइंस
आपका जीके, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं 3 महीने में, जो कि आपके हर एक टीचिंग एग्जाम की अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट को छोड़ के, सिर्फ टीजीटी या सिर्फ नॉर्मल एग्जाम, तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस, इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगी सीडीपी, मैथ, हिंदी, ईवीएस, मैथ, देखो हिंदी, इंग्लिश, जीके आपका आता है लगभग हर एक एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम देने सीडीपी भी आएगा, आप उसके अलावा जीके एसएसटी आपका एक ही से कवर हो जाएगा। तो मैथ और ईवीएस पीआरटी के लिए और साइंस एसएसटी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, तो सारा का सारा एग्जाम आपका कवर होने वाला है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और जिनके भी डाउट्स हैं हम एक साथ सबके यहाँ पर ले सके, आपको भी मजा आएगा। और सैटरडे संडे में हम इसके क्वेश्चंस पर बेस्ड क्विज भी करेंगे, तो सारे टॉपिक्स को अच्छे से करके और आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।